नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश भर में सीबीएसई के छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ियों की वजह से छात्र परेशान हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। और एक्शन के नाम पर हुआ क्या? सिर्फ 2 अधिकारियों का तबादला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान पर आज भी सवाल बरकरार हैं। उधर देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ वेदांता पर ईडी रेड को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कोलकाता में ममता बनर्जी धरने पर हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। संजय सिंह ने बताया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही बीजेपी सरकार। सीबीएसई परीक्षा विवाद में चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला, शिक्षा मंत्री पर उठे सवाल। ओएसएम सिस्टम की जांच के लिए केंद्र ने किया 1 सदस्यीय समिति का गठन। कोलकाता धरने में ममता का हमला, बोली डराने की कोशिश हो रही। मौसम लेगा करवट, दिल्ली यूपी में आंधी और बारिश का अलर्ट, बिहार में चलेगी लू। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मुस्लिम समुदाय की मांग पर सरकार की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी वाले 14 साल के बाद गाय कटवाना चाहते हैं, बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से भाग रहे हैं। संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी वालों के लिए गाय माता नहीं, वोट का माध्यम है। इससे पहले मुस्लिम समुदाय की इस मांग पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गाय हमारी माता है, हम तो उसे पशु मानते ही नहीं, तो फिर घोषणा क्यों करनी है। सीएम योगी का कहना था कि जैसे माँ बेटे के रिश्ते को ऐलान की जरूरत नहीं होती, वैसे ही गौ माता और हमारे रिश्ते को किसी ऐलान की कोई जरूरत नहीं। योगी के इस बयान का लोगों ने विरोध किया और कहा कि ये तो राष्ट्रीय पशु घोषित न करने की एक बहानेबाजी है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। दरअसल हाल ही में 12वीं बोर्ड परीक्षा के कुछ छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए थे। छात्रों का कहना था कि बोर्ड की ओर से उन्हें दिखाई गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उनकी वास्तविक लिखावट से मेल नहीं खाती। इसके बाद सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में सवाल उठने लगे कि कहीं उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग, अपलोडिंग या मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। लेकिन इस तबादले पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, हजारों छात्रों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सीबीएसई ने केवल तबादला किया। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मांग तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही थी, तो उस मांग पर आखिर क्या एक्शन हो रहा है। सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की सेवाओं की खरीद से जुड़े मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति को जरूरत पड़ने पर अन्य सरकारी विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों की मदद लेने का अधिकार भी दिया गया है। समिति को सचिवीय और प्रशासनिक सहायता क्षमता निर्माण आयोग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जांच का काम सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। सरकार ने समिति को 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपने के लिए कहा है। समिति ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट में आवश्यक सुझाव भी देगी। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने के लिए जा रहा है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून से 6 जून के बीच इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी का कहना है कि सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम का असर देखने के लिए मिलेगा। कई राज्यों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं-कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, लेकिन बिहार में लू चलने की संभावना है। वेदांता ग्रुप पर ईडी रेड पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि कुछ ही दिनों पहले वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने अडानी को कोर्ट में चुनौती दी थी और देखिए आज रेड हो गई। अनिल अग्रवाल ने जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण मामले में अडानी को चैलेंज किया था, सार्वजनिक बयान भी दिया था। सुप्रिया ने बताया कि जेपी एसोसिएट्स की करीब
$4 बिलियन की संपत्तियों की बोली लगी। वेदांता ने 16,726 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। अनिल अग्रवाल के अनुसार उन्हें लिखित रूप से हाईएस्ट बिडर घोषित किया गया था, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया। अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसमें अप फ्रंट पेमेंट ज्यादा थी। सुप्रिया का कहना है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे बेहतर माना और फिर एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को अडानी को ये योजना मंजूरी दे दी। वेदांता का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और अडानी के पक्ष में थी। सीओसी ने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अडानी के फेवर में बनाए गए। वेदांता ने इसे कमर्शियल साजिश बताया है और एनसीएलटी में चुनौती दी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी कानूनी मामला एनसीएलटी में चल रहा है। सुप्रिया ने अनिल अग्रवाल के हाल ही में किए एक्सपोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संपत्ति से अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन फेयरनेस मायने रखती है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस का कहना है कि ये रेड सेठों के लिए एक सबक है कि मोदी जी की चाहे कितनी भी तारीफ कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर उनके मालिक अडानी की तारीफ नहीं करोगे और उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सबक जरूर सिखाया जाएगा, क्योंकि अडानी से पंगा नहीं लेने का। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ममता बनर्जी का धरना, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होगा कोई बड़ा चेहरा। तमिलनाडु बीजेपी में बड़ा झटका, अन्नामलाई ने दिया इस्तीफा। इस्राइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम के बावजूद फिर से भड़की झड़पें। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने मंच से आरोप लगाया कि राज्य में उनकी पार्टी के नेताओं को पुलिस की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का माहौल बेहद चिंताजनक है और सरकार विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मरते दम तक बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ लड़ती रहूंगी। इसी धरने के दौरान टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी पुलिस और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की तनख्वाह जनता के टैक्स से ही जाती है, इसलिए उन्हें कानून और संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में टीएमसी और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। सोशल मीडिया से निकली कॉकरोच जनता पार्टी में कोई जानी मानी हस्ती जल्द ही शामिल होने वाली है। ये दावा किया है पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके कॉकरोच आंदोलन से आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने अभी तक उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर ये बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। इस बड़े चेहरे को लेकर लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली है और दीपके इसलिए भारत भी आ रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद लिया। जानकारी के मुताबिक अन्नामलाई ने करीब 5 पन्नों का इस्तीफा पत्र पार्टी नेतृत्व को सौंपा और साफ कहा कि वो अब अपने अगले राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। पिछले कुछ समय से अन्नामलाई को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि वो पार्टी में अपनी भूमिका से खुश नहीं है और राजनीति में नया रास्ता तलाश रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिशें भी की गई। यहां तक कि खबरें आई कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अब उनके अगले कदम पर सभी की नजर है कि क्या वो कोई नई राजनीतिक शुरुआत करेंगे या फिर किसी और जन आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। अमेरिका की मध्यस्थता से इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा तो हुई थी, लेकिन जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इस्राइल के 2 गांवों के पास इस्राइली टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ इस्राइल ने भी कहा है कि लेबनान की ओर से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल को उन्होंने समय रहते रोक दिया, जिससे किसी भी तरह के नुकसान या घायल होने की खबर नहीं है। इसी बीच लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी बता रही है कि इस्राइल की तरफ से दक्षिणी इलाकों में कई जगह हवाई और जमीनी हमले किए गए। देवबीन कस्बे में भी जोरदार धमाके की खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर युद्ध विराम पर सहमति बनवा दी है, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक कोई भी युद्ध विराम दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हमले जारी हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल सरदार मोहब्बी ने कहा है कि युद्ध विराम के दौरान देश की सैन्य ताकत और ऑपरेशनल क्षमता और मजबूत हुई है। उन्होंने सरकारी टीवी आईरिब पर बातचीत करते हुए कहा कि आज ईरान की सेना पहले से बेहतर स्थिति में है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जनरल मोहब्बी ने दावा किया कि हालिया अमेरिका इसराइल संघर्ष से ईरानी सेना को दुश्मन की रणनीति, उनके होशियार और युद्ध के तरीकों को बेहतर समझने का मौका मिल चुका है। उनका कहना है कि अब अगर दुश्मन दोबारा सैन्य कार्रवाई करता है तो न सिर्फ लड़ाई का तरीका बदलेगा बल्कि युद्ध का क्षेत्र और इस्तेमाल होने वाले हथियार भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार का जवाब और ज्यादा सटीक और आक्रामक हो सकता है। IRGC प्रवक्ता ने यह भी दोहराया कि ईरान की सेना हर संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.